हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब कर। आज के वीडियो में जीके और जीएस के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आने वाले एमपी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकल बीजपत्री पौधा है? ऑप्शंस हैं मूंगफली, मक्का, चना या सूरजमुखी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मक्का। मक्का एकल बीज पत्री होता है। ठीक है, एकल बीज पत्री पौधे किन्हें कहते हैं? ऐसे पौधे जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक बीज पत्र होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एकल बीज पत्री के? तो एक एग्जाम्पल हो जाएगा गेहूं। ठीक है, इसके अलावा बाजरा भी एकल बीज पत्री का उदाहरण होगा। इसके अलावा जौ और जई, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? एकल बीज पत्री के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अपघटकों के बारे में नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सा अपघटक पर लागू नहीं है? ऑप्शंस हैं, वे खाद्य श्रृंखला में अगले पौष्टिक स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, अपघटक अपमार्जक कभी होते हैं और वे पृथ्वी को साफ करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, वे पोषक पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, उन्हें मृतजीवी या लघु कारक भी कहा जाता है। यहाँ से अपघटक अपमार्जक होते हैं, ये भी राइट है। पोषक पुनर्चक्रण में मदद करते हैं, ये भी राइट है। और उन्हें मृतजीवी या लघु कारक कहा जाता है, ये भी राइट है। तो आपका यहाँ पर रॉन्ग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कौन सा अपघटक पर लागू नहीं होता? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वे खाद्य श्रृंखला में अगले पौष्टिक स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका के भीतर की संरचनाएं इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। ऑप्शंस हैं, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, हैंड लेंस या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका के भीतर की सारी संरचनाओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदार्थों के समूह से दो पदार्थों की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। सौर ऊर्जा, ऑक्सीजन, जल, रासायनिक ऊर्जा, CO2 और क्लोरोफिल। आपको बताना है कि इनमें से क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, O2 और रासायनिक ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त किया था? ऑप्शन है जकात, खराज, जजिया या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जजिया कर को अकबर के द्वारा 1564 में समाप्त किया गया था। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। ठीक है, और इसे किसने समाप्त किया था? 1564 में अकबर ने। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले जजिया कर को किसके द्वारा लगाया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले जजिया कर लगाया गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत के देवल नामक स्थान पर जजिया कर को सबसे पहले लगाया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने जजिया कर लगाया? तो आपका आंसर होगा फिरोज तुगलक। ठीक है, इसने जजिया कर लगाया था और फिरोज तुगलक एकमात्र ऐसा शासक बना था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर को लिया था। ठीक है, इससे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू नहीं किया गया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लगाया। ठीक है, 1564 में से अकबर ने आके समाप्त किया, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में से फिर से प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि औरंगजेब ने इसे पुनः शुरू किया था। और इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, ये भी मुगल शासक है, इसके द्वारा जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय डाक की निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? ऑप्शंस हैं, अंतर्देशीय पत्र, डाक जीवन बीमा, तार या स्पीड पोस्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तार या टेलीग्राम को भारतीय डाक सेवा से स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है कि 1854 में भारत में पहला पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया और इसी के तहत भारत में पहला डाक टिकट का प्रचलन किया गया। ठीक है, और ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करवाया गया था, तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक टिकट को जारी करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद या अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है? ऑप्शन है छठी अनुसूची, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 250 या 8वीं अनुसूची। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छठवीं अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार किया जाता है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370, आपको याद होगा कि ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान कराता था। ठीक है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से इसे समाप्त करके जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 250 को देखें तो इसमें राज्य सूची के किसी भी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बना सकती है। ठीक है, ये दिया गया है अनुच्छेद 250 में। और 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है? ऑप्शन हैं हबीबगंज, नेपानगर, रतलाम या सतना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हबीबगंज। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को बंसल ग्रुप के साथ बेचने का अनुबंध किया है। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है कि रिसेंटली 14 नवंबर 2021 को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, आप ये नाम याद रखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन हैं ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या इंदौर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2011 की जनगणना के हिसाब से इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है तो आपका आंसर होगा निवाड़ी। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आपका आंसर होगा छिंदवाड़ा। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है तो आपका आंसर होगा निवाड़ी। ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। इसके अलावा 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश की छठी जनगणना थी। ठीक है, और इस जनगणना के निदेशक थे सचिन सिन्हा। ठीक है, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के निदेशक का नाम क्या है? सचिन सिन्हा। आपको ये नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है तो आपका आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान और सबसे छोटे क्षेत्रफल वाला राज्य है गोवा। ठीक है, 2011 की जनगणना भारत की ओवरऑल 15वीं जनगणना थी। ठीक है, यानी कि जब से जनगणना शुरू हुई तो 2011 की जनगणना तब से कौन से नंबर की थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है, और इसके अलावा पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना का शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार के पास होता है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार देश की जनगणना कराने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष ब्लैंक में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया था। ऑप्शन हैं 1996, 2003, 1992 या 1986। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2003 में भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके प्रवासी नागरिक शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है।
इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था, तो आपका आंसर होगा 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम लाया गया। इसके बाद इसमें 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें से 2003 वाले संशोधन में इसमें प्रवासी नागरिक शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCA, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। CCS के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, CCS का फुल फॉर्म क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष भी PM होते हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट PM कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो वही इन सब के अध्यक्ष हुए। अगला क्वेश्चन है आपका, HAL द्वारा रूपांकित और विकसित हल्के लड़ाकू विमान LCA का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं सूर्य किरण, आर्यभट्ट, तेजस या प्रकाश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तेजस। ठीक है, यहाँ पर LCA का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तेजस का निर्माण 1980 के दशक में किया गया था। ठीक है, और 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको नाम दिया गया था तेजस। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है? HAL के द्वारा। ठीक है, HAL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और विनोबा भावे को पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 1958 में। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबल भी कहा जाता है, आप ये भी याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? ऑप्शंस हैं अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी या CV रमन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है। ठीक है, अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था और इसके अलावा CV रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी जिसके लिए इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी को अभी तक कोई भी नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका, द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं चेतन भगत, देवदत्त पटनायक, चित्रा बनर्जी दिवाकरणी या अरुंधति रॉय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रा बनर्जी दिवाकरणी के द्वारा द पैलेस ऑफ इल्यूजन नामक पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा अरुंधति रॉय की आप कुछ बुक्स का नाम याद रखेंगी। इनकी एक बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बुक्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस भी अरुंधति रॉय की बुक है। माई सैडिटियस हार्ट भी अरुंधति रॉय की एक बुक है। ठीक है, चेतन भगत की बात करें तो इनकी बुक्स के नाम है रेवोल्यूशन 2020, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के ऊपर काय पूछे मूवी भी बनी है। ठीक है, काय पूछे, और जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा एक्टिंग की गई है। ठीक है, इसके अलावा वन इंडियन गर्ल भी चेतन भगत की बुक है। ये सब आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर BR अम्बेडकर।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसी सभा में इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इसके पहले 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप ब्लैंक में है। ऑप्शंस हैं बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अरब सागर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप क्या है? 36 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ से बना हुआ एक द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। ठीक है, यहाँ पर एक वासी नाम की जनजाति रहती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसके अलावा लक्षद्वीप के अगैती द्वीप पर एक हवाई अड्डा बना हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इसके अगैती द्वीप पर एक हवाई अड्डा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से संयोजन संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त हैं? ऑप्शंस है पृष्ठभोजी, मध्य क्षेत्रभोजी एवं अधस्थल भोजी, केवल पृष्ठभोजी, केवल मध्य क्षेत्रभोजी एवं अधस्थल भोजी, केवल पृष्ठीय भोजी एवं अभस्थल भोजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठभोजी, मध्य क्षेत्रभोजी एवं अधस्थल भोजी। ये मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शंस हैं सभी कोशिका कार्य नहीं कर सकती, सूक्ष्मदर्शी नहीं होता है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उस श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक का नाम बताएं जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ऑप्शंस हैं स्नायु, श्वेत रक्त ऊतक, उपास्थि या कंडरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, टेंडन या कंडरा के द्वारा पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम कौन करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा लिगामेंट्स। ठीक है, और लिगामेंट्स को स्नायु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। ऑप्शंस हैं सीलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा या प्रोटोजोआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आर्थ्रोपोडा पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, इसके अलावा पशु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम हो जाएगा मोलस्का, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न वर्णित क्लोन के बारे में एक विशेषता गलत है, उसकी पहचान करें। ऑप्शंस है पहला क्लोन जीव भेड़ डॉली था, दूसरा ऑप्शन है क्लोन भेड़ डॉली अपने माता पिता के समान नहीं थी, तीसरा ऑप्शन है बिलमुट ने वयस्क भेड़ के पहले क्लोन को विकसित किया, चौथा ऑप्शन है डॉली उस वयस्क भेड़ का सटीक प्रतीक थी जहां से नाभिक लिया गया। तो यहाँ पर बोला है कि गलत विशेषता कौन सी है। सबसे पहले भारत में जो पहला क्लोन विकसित किया गया था वो एक भेड़ थी और इसका नाम डॉली था, ये राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी बिलमुट के द्वारा इस क्लोन को विकसित किया गया था, ये भी राइट है। इसके अलावा डॉली उस वयस्क भेड़ का सटीक प्रतीक था, यानी कि उस वयस्क भेड़ के जैसे ही थी जहां से उसके न्यूक्लियस को लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए, सी और डी तीनों राइट हो जाएंगे। गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2, क्योंकि क्लोन भेड़ डॉली अपने माता पिता के समान थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल है। ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाचन में मदद करने के लिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पादित होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और जितने भी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्षा में कमी इसके कारण होती है। ऑप्शंस हैं ग्लोबल वार्मिंग, वनीकरण, मृदा अपरदन या मृदा संरक्षण।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा में कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना ब्लैंक होता है। ऑप्शंस हैं वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्व क्षेत्र या वायुमंडल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यदि किसी दंड चुंबक को लटकाया जाए तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहर जाता है। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु ब्लैंक को हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या जल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं में ऑक्सीजन को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर खाद्य वस्तुओं में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट्स वगैरह आते हैं उनमें कुछ भरा होता है अंदर की तरफ। ठीक है, वो नाइट्रोजन गैस ही होती है। ठीक है, वो भरी जाती है ताकि पैकेट के अंदर स्थान खाली ना रहे और वहाँ पर ऑक्सीजन गैस ना जाए। ठीक है, ताकि वो चिप्स जल्दी खराब ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यकृत शोथ में आँखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि यकृत शोथ क्या है। ठीक है, आप पीलिया जानते होंगे, पीलिया को ही कहा जाता है यकृत शोथ। ठीक है, पीलिया में अक्सर क्या होता है, हमारी आँखें येलो कलर की दिखने लगती हैं और जो स्किन होती है, इसके अलावा जो नेल्स होते हैं वो येलो कलर के दिखने लगते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका रीज़न क्या है। ऑप्शन है आपके क्लोरोफिल, ज़ैंथोफाइल 2, कैरोटीनॉइड्स या बिलीरुबिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बिलीरुबिन के कारण पीलापन आँखों और त्वचा में दिखने लगता है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन में बिलीवर्डिन भी हो सकता था। ठीक है, तो बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन में से जो भी ऑप्शन में हो उसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रह शुक्र निम्नानुसार घूर्णन करता है। ऑप्शन हैं पश्चिम से पूर्व, पूर्व से उत्तर, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, शुक्र ग्रह और इसके अलावा अरुण ग्रह, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करते हैं। इसके अलावा सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा शुक्र ग्रह से आपको याद रखना है कि इसे पृथ्वी का निकटतम ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगिनी भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। आप ये सब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारी बारिश हो रही है, सोनम बगीचे से अपने घर तक पहुंचना चाहती है, वह रास्ता जिस पर उसके फिसलने की न्यूनतम संभावना है। ऑप्शन हैं आर्द्र मिट्टी, बजरी, पॉलिश किया हुआ संगमरमर या सीमेंट। तो यहाँ पर अगर वो लूज मिट्टी पे चलेगी तब भी फिसल जाएगी, पॉलिश किए हुए संगमरमर पे चलेगी तब भी फिसल जाएगी और सीमेंटेड फर्श पर चलेगी तब भी वो फिसल जाएगी। ठीक है, बजरी पर चलेगी तो उसकी बजरी पर फिसलने की संभावना सबसे कम होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, बजरी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जॉब कर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।